मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास का अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, इस पार्ट को हमने आपको विस्तार से पहले समझा चुके हैं। अब हम इस पार्ट के आपको क्वेश्चन आंसर का विस्तार से अध्ययन करवाएंगे और आने वाले वीडियो में भी जो शेष बचे हुए क्वेश्चन आंसर हैं उसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इसलिए आप इन क्वेश्चन आंसरों को नोट कीजिए। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम आपको अध्ययन संबंधी जो भी वीडियो डालें तो आप तक तुरंत पहुंच जाएं। देखिए कि प्रश्न क्रमांक आपको सोशल साइंस की बुक्स में आपको प्रथम क्वेश्चन दिया है, रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक हालात 1905 से कैसे थे। तो आपको इसका उत्तर नोट करना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में समाज मजदूरों, अभिजात वर्ग और चर्च के बीच बढ़ा हुआ था और अभिजात वर्ग व चर्च के सदस्यों के पास विशाल भूमिखंड थे। शहरों में समाज और मालिकों और नौकरों में विभाजित था और श्रमिक अपने अपने कौशलों के अनुसार समूहों में बटे हुए थे। महिला श्रमिक कुल श्रमिक संख्या का 31% थे। ग्रामीण क्षेत्रों में 85% जनसंख्या कृषि संबंधों कार्यों में जुटी हुई थी। इसमें से अधिकतर श्रमिक या छोटे किसान थे। शहरों में कारखानों के मजदूरों को बहुत कम तनख्वाहें दी जाती थी। इनकी आय उसके सामाजिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त न थी। श्रमिक लगातार 12 से 15 घंटे कार्य करते रहते थे। कारखानों से प्राप्त लाभ पूर्ण रूप से मालिकों की संपत्ति होती थी। मजदूरों, भूमिहीन किसानों और महिलाओं को राष्ट्र की शासन प्रक्रिया में भाग लेने का कोई अधिकार न था और कोई भी अधिकार नहीं था और शासन सत्ता केवल राजवंशों के हाथ में ही थी। प्रजातंत्र का अस्तित्व नहीं था। तो जो जनता है उसका कोई अस्तित्व नहीं था। इस प्रकार से आपने रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक हालात 1905 के पहले के बारे में आपने जाना। ये प्रश्न क्रमांक पहला आपका पूर्ण हो चुका। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक दूसरा। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा बोलता है 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप में बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तर से भिन्न थी। तो 1917 से पूर्व रूस की 85% श्रमिक जनसंख्या कृषि संबंधी कार्यों में लिप्त थी। वे इसी से आय प्राप्त करते थे। शहरों में कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या बहुत कम थी। अन्य यूरोपीय क्षेत्रों में कृषि संबंधों कार्यों में लिप्त और श्रमिक जनसंख्या बहुत कम थी। उदाहरण के लिए फ्रांस और जर्मनी में यह जनसंख्या 40 से 50% हुआ करती थी। तो इसमें बहुत आपको नोट करना है। रूसी श्रमिकों का सामाजिक जीवन अन्य यूरोपीय श्रमिकों से अलग था। रूस में छोटे किसान कम्यून में रहकर सामुदायिक कृषि करते थे और वे उत्पादन और लाभ को परिवारों की आवश्यकता आपस में बांट दिया करते थे। प्रश्न क्रमांक दूसरा 1917 से पहले रूस के कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तर तक भिन्न थी। इसका हमने आंसर जान लिया। अब हम अगला आंसर जानने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया। 1917 में जार का शासन निम्नलिखित कारणों से खत्म हुआ। 1917 से पूर्व रूस की आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक परिस्थितियां अत्यंत विचारणीय थी और प्रथम गृह युद्ध में 70 लाख रूसी मारे गए तथा फसलों और इमारतों के नष्ट हो जाने के कारण 30 लाख लोग शरणार्थी बन गए थे। सैनिक युद्ध लड़ने के पक्ष में नहीं थे, इसीलिए वे युद्ध को जारी रखने से सरकारी निर्णय के विरुद्ध थे। 22 फरवरी को सरकारी अधिकारियों ने एक फैक्ट्री में तालाबंदी कर दी, जिसके कारण 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी और 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को स्थगित कर दिया। इस कारण
26 फरवरी को सड़क पर बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया गया। सरकार ने घुड़सवार फौज को प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाने का आदेश दिया ताकि स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। फौज ने यह आदेश मानने से इनकार कर दिया और मजदूरों से हाथ मिला लिया। अंत में फौज और श्रमिकों ने मिलकर सोवियत या पेट्रोग्राद सोवियत का निर्णय लिया। इस प्रकार फरवरी क्रांति ने जार के शासन का अंत कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 2 सूचियां बनाई है। एक सूची में फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाओं और प्रभावों को लिखिए। दूसरी सूची में अक्टूबर क्रांति की घटनाओं और प्रभावों को लिखिए। ये प्रश्न है। अब हम देखते हैं फरवरी क्रांति की प्रमुख तिथियां। फरवरी दाहिने किनारे पर एक फैक्ट्री में तालाबंदी। अगले दिन 50 फैक्ट्रियों के श्रमिकों की हड़ताल। 24 और 25 फरवरी सरकार द्वारा ड्यूमा का स्थगन। राजनीतिज्ञों द्वारा इस कदम की आलोचना। 26 फरवरी श्रमिक बहुत बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरना। 27 फरवरी श्रमिकों द्वारा पुलिस मुख्यालय पर हमला। 2 मार्च जार का त्यागपत्र, जार के शासन का अंत। तो जार के शासन का अंत कब हुआ? 2 मार्च को। अब हम देखते हैं अक्टूबर की प्रमुख घटनाएं। 16 अक्टूबर लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता हथियाने के लिए राजी कर दिया। यह कार्य हेतु एक सैन्य क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। 24 अक्टूबर विद्रोह की शुरुआत हुई। दो बोल्शेविक समाचार पत्रों की इमारतों पर नियंत्रण किया गया। टेलीफोन टेलीग्राफ विभागों पर भी नियंत्रण किया गया। विंटर पैलेस की सुरक्षा का प्रबंधन किया गया। इन सरकारी गतिविधियों के जवाब में सैन्य क्रांतिकारी समिति के सदस्यों ने अनेक सैन्य ठिकानों पर कब्जा किया। रात होते होते पूरे शहर समिति के नियंत्रण में आ गए और मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया। दिसंबर तक मॉस्को और पेट्रोग्राद क्षेत्र पर बोल्शेविकों का पूर्ण नियंत्रण हो गया। में पुरुष और महिला श्रमिक दोनों शामिल थे और मार्सो वासिलेवा एक महिला श्रमिक ने अकेले ही सफल हड़ताल की और अक्टूबर क्रांति में मुख्यतः बोल्शेविक शामिल थे। क्रांतिकारियों की प्रमुख नेता थे लेनिन और लियोन और त्रोत्स्की। फरवरी क्रांति के परिणाम स्वरूप राजवंश का अंत हुआ, जबकि अक्टूबर क्रांति के पश्चात बोल्शेविक ने सत्ता पर नियंत्रण कर लिया और रूस में साम्यवादी दौर की शुरुआत हुई। फिर आता है नोट किया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? तो बोल्शेविकों के प्रमुख परिवर्तन। अक्टूबर क्रांति के तुरंत बाद बोल्शेविक द्वारा किए गए परिवर्तन निम्नलिखित हैं। अधिकतर उद्योग और बैंक राष्ट्रीयकरण कर दिए गए। भूमि का सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया गया तथा श्रमिकों को अभिजात वर्ग की जमीनों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया और शहरों में बड़े घरों में कई परिवार को आवास दिए गए। अभिजात वर्ग की पदवियों पर पाबंदी लगा दी गई और सेना और अधिकारियों के लिए नई वर्दी, उदाहरण के लिए सोवियत हेड, नियत की गई। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल करके रूसी साम्यवादी पार्टी कर दिया गया। इस प्रकार से हमने बोल्शेविक ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से परिवर्तन किए इसके बारे में जाना। अब हम कुछ टिप्पणियां हैं उसके बारे में जानते हैं और उन टिप्पणियों को नोट करते हैं। तो टिप्पणी देखिए, कुलक किसे कहा जाता है? रूस में बड़े किसान को कुलक कहा जाता है और 1928 में साम्यवादी पार्टी के सदस्यों में ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। यह कुलकों के खेतों में अनाज उत्पादन और ग्रहण का निरीक्षण किया। ड्यूमा किसे कहते हैं? तो रूस में निर्वाचित परामर्थी संसद को ड्यूमा कहते हैं। इसे 1905 की क्रांति के पश्चात जार द्वारा गठित किया गया था, परंतु जार ने प्रथम ड्यूमा 75 दिन के भीतर ही स्थगित कर दिया था। फिर देखते हैं
1900 से 1930 के बीच महिलाओं, अगला है कि 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार, तो फैक्ट्री मजदूरों का 31% महिला कामगारों का था, परंतु उन्हें पुरुष श्रमिकों से कम मजदूरी मिलती थी। अधिकतर फैक्ट्रियों में उन्हें पुरुषों की मजदूरी का आधा और 3/4 ही दिया जाता था। इसी कारण उन्होंने विद्रोह में पुरुषों का साथ दिया। 22 फरवरी 1917 को अन्य फैक्ट्रियों में महिलाएं कामगारों के हड़ताल की महिला कामगारों ने हड़ताल की और इसलिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से भी जाना जाता था। रूसी क्रांति के दौरान महिलाएं पुरुष क्रांतिकारियों को प्रेरित करती थी और मार्फा वासिलेवा नामक एक महिला ने अकेले ही हड़ताल की घोषणा की और जब मालिकों ने उसके पास पाव रोटी का टुकड़ा भेजा तो उसने वह ले लिया, परंतु काम पर वापस जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, केवल मेरा पेट भरा रहे, बाकी सब भूखे मरें, ये हो नहीं सकता। अगली टिप्पणी है उदारवादियों की। उदारवादी रूस में सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर थे। वे चाहते थे कि राष्ट्र धर्म निरपेक्ष हो, अर्थात सभी धर्मों का सम्मान हो। वे राजवंश को नियंत्रित शक्ति चाहते थे। वे चाहते थे राष्ट्रों को एक निर्वाचित संसद द्वारा गठित एक स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा लागू विधान के अनुसार चलाया जाए, किंतु वे लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते थे। वे सार्वजनिक मताधिकार के भी विरुद्ध थे। उसके विपरीत वे चाहते थे केवल समृद्ध पुरुष ही वोट दें, महिलाओं को मताधिकार के विरुद्ध थे। तो ये उदारवादियों की टिप्पणी हुई। इन प्रश्नों को जाना। आने वाले वीडियो में हम कुछ और जो शेष बचे हुए प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इसलिए आप लगातार इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आप इन प्रश्नों से अपने नोट्स तैयार कीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।